आज प्रदेश का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने तो स्वयं देखा है, आपके तो क्षेत्र की बात है जहां से आप चुनाव लड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किस प्रकार की ये बातें करते थे, ये बातें बोलते थे जो इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चुनाव लड़ रहे थे तब ये बातें बोल रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। और इनके प्रत्याशी माननीय अध्यक्ष जी क्या क्या बात बोलते थे, ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। और गजब कर दिया एक ने तो माननीय अध्यक्ष जी, यूं कहा मेरे को 50 वोट दो, मैं 1 नौकरी दूंगा। कहा कमाल कर दिया। जब सुन नहीं रहे हैं, उठ करके चले गए। हद ही हो गई है इनकी। किस प्रकार से नौकरियों को इनके समय में बेचा जाता था, किस प्रकार की मंशा इनकी है कि कैसे फिर हम उसको बेचेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ इनके प्रत्याशी ने तो यहां तक कहा कि आप अपना नंबर मेरे को दे दें चुनाव लड़ते हुए, कि आप मुझे अपना मोबाइल का नंबर मेरे को दे दें और उस नंबर के ऊपर आप मेरे को अपना रोल नंबर भेज देना, आपको नौकरी लग जाएगी। ये बातें कही इन्होंने। सुन नहीं रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज सुनने का मौका था कि हमने क्या क्या किया है। इनकी कैपेसिटी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी सुनने की। बाहर का रास्ता दिखा दिया, 0 पे आउट कर दिए माननीय अध्यक्ष जी। खाता नहीं खुलिया, कैसे बैठे यहां पर, बैठने लायक नहीं रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। एक कांग्रेसी ने तो भाई विपक्ष की भूमिका तो ही न पार्लियामेंट के चुनाव में ऐसा नैरेटिव सेट किया है दोनों जिलों में, रोहतक और सोनीपत दोनों लोकसभा उसमें हिस्सा लेकर के। मैं गांव में गया तो महिलाओं ने पूछा, भाई शर्मा जी नौकरियों का बताओ। मैंने कहा जी नौकरी तो हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है, बच्चा बैठेगा उसके हिसाब से बनेगी। बोला जी वो तुम्हारी तो कर गया पक्की। मैं क्या, हमारे तो बालक की छाती नाप गए और कद नाप के नौकरी पक्की। मतलब ऐसा काम, ऐसे नैरेटिव सेट किया इन्होंने लोकसभा के चुनाव में, इतना झूठ बोल करके। और ये 26,000 वाली बात तो आपको पता ही है जी क्या था। थैंक यू। नहीं, मैं तो कह रहा मैं हमारी वाली विपक्ष की भूमिका था कर माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख भी होता है। दुख इस बात का होता है माननीय अध्यक्ष जी कि इनके एक प्रत्याशी ने, आपका तो जिला पड़ता है माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में वो प्रत्याशी खड़ा होकर के क्या बोलता है, वो ये बात बोलता है माननीय अध्यक्ष जी कि सरकार में सबका हिस्सा है। कहा आपको मालूम है, बड़ी वीडियो वायरल हुई है उसकी। कहा सबका हिस्सा है सरकार में, मैं अपने रिश्तेदारों को खुश करूंगा। पब्लिक मीटिंग में कह रहा। कहा सबसे पहले तो मैं, कहा सरकार आज बनी पड़ी है, राजी हुए थे। कहा बनी पड़ी सरकार। कहा सबसे पहले तो मैं अपने रिश्तेदारों को खुश करूंगा, फिर अपने भाईचारे को करूंगा, और फिर कहने लगा कि अपने घर को भी भरूंगा। कमाल कर दिया माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की सोच। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का और बड़ा दुख है, ये बात जब इसने स्टेटमेंट दी, ये राहुल गांधी को पता लगी। राहुल गांधी को पता लगा क्योंकि उसने प्रचार शुरू नहीं किया। जब उसको पता लगा राहुल गांधी को कि मैंने अपना प्रचार प्रसार शुरू करना है, कहां से शुरू किया जाए, वो देख रहा था, तो उसको सबसे अच्छा व्यक्ति वो लगा जिसने यूं कहा कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा। जा करके वहां से प्रचार शुरू किया राहुल गांधी ने माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जागरूक और प्रतिभाशाली युवाओं ने
कांग्रेसियों के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया और इन्हें इनकी जगह बैठा दिया। कि यहां भी नहीं बैठे हैं, बाहर चले गए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथियों ने HKRN के ऊपर भी बड़े सवाल किए। मैं सुनता रहा इनकी, मगर जवाब देंगे और अब जवाब के समय नहीं है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, आप देखते हैं कि मैंने बोला भी नहीं है, मैंने कुछ कहा भी नहीं है। मैं तो इनकी बात को सुनता रहा, नोट करता रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा साहब ने, आफ्ताब अहमद ने और इंदू राज नरवाल ने और भी कई इनके विधायक थे, उन्होंने HKRN के ऊपर क्वेश्चन उठाए। हमने युवाओं को माननीय अध्यक्ष जी ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए, इनके समय में क्या होता था माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई बच्चा ठेकेदार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता था, उसकी 1 महीने की सैलरी तो पहले ले लेते थे, फिर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाते थे उसका पैसा ले लेते थे। कितना शोषण युवाओं का होता था। उनको पूरा पैसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी मिलता था, पूरा मानदेय नहीं मिलता था, हर महीने 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती थी, लगातार 3 महीने तक, 4 महीने तक। और कई बार तो माननीय अध्यक्ष जी ये हालात थे, 1 महीना काम करवाया और लास्ट के दिनों में उसको बाहर कर दिया, दूसरे को रख लिया, उसको पैसा भी नहीं दिया। इस प्रकार का शोषण माननीय अध्यक्ष जी इनके समय के अंदर ठेकेदारी प्रथा में होता था। हमने उसको बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। माननीय अध्यक्ष जी, भी किसी युवा के साथ अन्याय ना हो, उसको पूरा सम्मान मिले, और उसको लेकर के हमने कौशल रोजगार निगम गठित किया। इसके रोल पर आने से पहले जो पीड़ा युवाओं को सहन करनी पड़ती थी माननीय अध्यक्ष जी, उस पीड़ा से हमने बचाया। किसी भी जो ठेकेदार के ऊपर लगे हुए थे, किसी का EPF नहीं कटता था, किसी को EIC का लाभ नहीं मिलता था। माननीय अध्यक्ष जी, वो जाते थे, आ जाते थे, ऐसी स्थिति थी। और लोग कहते थे युवा हमारा, क्योंकि प्रथा इस प्रकार की मैंने की हुई थी कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो। किसी को 8,000 मिलते थे, किसी को 6,000 मिलते थे, किसी को 9,000 मिलते थे। ये इनके हालात थे। युवाओं का इतना शोषण होता था। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये HKRN के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है ये इस प्रकार की बातें करने। ये यहां बैठते तो मैं इनको पूरा ही ना दिखाता। अब मैं ये तो यही कहूंगा अध्यक्ष जी, ये लुक गए जाएगा। ये हरियाणा प्रदेश के जनता इन लुकोने वाले आगे, इनको बाहर नहीं दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने HKRN का गठन करके उस संकल्प को पूरा किया है, युवाओं को पूरा सम्मान दिया है। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अनुबंध आधार पर पारदर्शी ढंग से माननीय अध्यक्ष जी मानव हस्तक्षेप के बिना हुई नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, हर चीज के नंबर हैं माननीय अध्यक्ष जी, और इन्हीं नंबरों के आधार पर कंप्यूटर से उम्मीदवारों की लिस्ट निकलती है जिनको हम HKRN में नियुक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को EPF भी मिलता है, ESI का लाभ भी मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड की सुविधा भी मिलती है। यही नहीं, कर्मचारियों का वेतन निगम द्वारा डायरेक्ट उनके बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पहली बार किया है। नहीं तो उनको ऐसी कैश पकड़ा देते थे, आधे पैसे अपने पास रख लेता था ठेकेदार, आधे को न दे देता, वो भी बोलता नहीं था, इतना शोषण होता था।
माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन कर्मचारियों को जो HKRN के अंदर जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनको आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ भी देना हमने शुरू किया है। जिन हमारे परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों को भी हमने इसके अंदर नॉमिनल चार्ज लेकर के इस योजना का लाभ उनको दिया कि 1500 रुपए वो देंगे और उनको 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, मुफ्त में उनके साथ जोड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, निगम द्वारा भर्ती किए गए युवाओं के लिए हमने सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान भी हमने हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जो महिला दिवस के अवसर के ऊपर हर महीने एक अतिरिक्त विशेष अवकाश का प्रावधान भी हमने उसके अंदर किया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी हमने दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब सरकारी क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी अनुबंध आधार पर मैन पावर की नियुक्ति के लिए एकमात्र ये स्रोत बन गया है। कहीं किसी विभाग के अंदर किसी को किस प्रकार का स्किल व्यक्ति चाहिए, हमारे पास HKRN के पोर्टल के ऊपर पूरा का पूरा डाटा है। हम तुरंत वहां से उठा करके बिना किसी भेदभाव के उस विभाग को भेज देते हैं। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता, किसी का कोई शोषण नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये व्यवस्था हमने खड़ी की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सभी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के तरीके से हो रही हैं, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हो रही हैं। हमें गर्व है इस बात का। एक टेक इन बिल्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें उन उम्मीदवारों को भी वीरता दी जाती है, क्योंकि इनके समय के अंदर तो ये यहाँ नहीं बैठे हैं, आदमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात को सुन लें, हरियाणा प्रदेश का एक गरीब व्यक्ति जिसकी कोई पहुंच नहीं होती थी, जो किसी के पास जा नहीं सकता था, इनके समय के अंदर तो ऐसी स्थिति थी माननीय अध्यक्ष जी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था। अगर कोई उसको आवश्यकता पड़ जाए, इनके दफ्तर के अंदर नहीं घुस सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, धक्के मार करके बाहर निकाल देते थे, बात नहीं सुनते थे, वोट ले लेते थे। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरी की तो बहुत दूर की बात है, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को हरियाणा में नौकरी नहीं मिलती थी। इनके समय के अंदर ये हालात थी, परंतु इस HKRN पोर्टल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर हमने ये सिस्टम किया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को चुन करके उस परिवार के अंदर रोजगार देने का काम इस HKRN पोर्टल के माध्यम से होता है, बिना भेदभाव के हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, कोई हस्तक्षेप नहीं है मानवीय। ये क्वेश्चन उठाते हैं, इनको अधिकार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी ये बातें करने का, ये सुन नहीं सकते, बातें सुनने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये खोखले हो चुके हैं अंदर से, इनके पैरों तले जमीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसे बैठे हैं यहाँ पर? ये बैठ भी नहीं सकते। ये तो आरोप लगाने के लिए आते हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी दुखदायी बात है। हमने 1 लाख से परिवार जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस परिवार के अंदर अंधेरा है, उसके अंदर एक दीपक जलाने का काम करें, उसके प्रकाश देने का काम करें, और गरीब परिवार के घर के अंदर नौकरी दे करके ये काम हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो दया भी नहीं आती गरीब व्यक्ति के ऊपर, ऐसे लोग हैं, तभी तो इनको बाहर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी अपने आप चले गए बाहर, ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं आएंगे, ये बाहर ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने गत वर्ष से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी हमने प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी लिमिटेड कंपनियां हैं, हमने उनसे भी इस HKRN के माध्यम से उनको कहा है कि आप इस पोर्टल से ही आप
युवाओं को ले सकते हैं। जिस प्रकार का स्किल युवा आपको चाहिए, आपको हम यहाँ से देने का काम करेंगे। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी किया जाता है तथा प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त माननीय अध्यक्ष जी नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं भी हमने शुरू की हैं। हमने उनसे बातचीत की है कि आप हमारे HKRN पोर्टल से अगर आपको अपने फैक्ट्री के अंदर कोई युवा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे हरियाणा के लोगों को वरीयता उसके अंदर मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों और तकनीकी शिक्षा, अतिथि शिक्षाएं और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को की सेवा सुरक्षा भी हमने प्रदान की है। हमने पीछे कहा था माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो CT की बात है उसके ऊपर भी इन्होंने काफी क्वेश्चन उठाए हैं। हमारे कुलदीप वत्स जी विधायक, श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, श्री नरेश सेलवाल, शीशपाल केहरवाड़ा और आदित्य सुरजेवाड़ा, CT के ऊपर इन्होंने काफी बातें कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने CT के भी सभी युवा साथियों को आज ही कहना चाहता हूं कि हमने CT की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं को। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम CT का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। ये जो बात बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, डंकी रूट की इन्होंने बात की। वैसे तो कॉलिंग अटेंशन में हमारे मंत्री महोदय ने उसके ऊपर पूरा डीपली चर्चा की है, परंतु काफी बातें उसके ऊपर अशोक अरोड़ा जी ने उठाई, शीशपाल केरवाला जी ने उठाई, आफ्ताब जी ने उठाई, अर्जुन चौटाला जी ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। गीता भुक्कल, श्रीमती गीता भुक्कल जी वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी इसके ऊपर, डंकी रूट ये दुखदाई घटना है, इन्होंने इस बात को उठाया है। कॉलिंग अटेंशन भी इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी आया, उसके ऊपर पूरी डीपली में चर्चा हुई और आदरणीय मंत्री जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है। उस जवाब से संतुष्ट भी हुए हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में ही युवाओं के लिए, उनके कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है, विदेश सहयोग विभाग। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। इसकी वेबसाइट पर युवाओं में आदरणीय अध्यक्ष जी विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा वेबसाइट पर माननीय अध्यक्ष जी विदेश भेजने के लिए अधिकृत एजेंटों की सूची भी, कौन कौन एजेंट हैं जो बाहर भेजते हैं, वो भी सूची उपलब्ध है, वो भी उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी देख सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा विदेश जाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज,
सरकारी सहायता के बारे में जानकारी ले सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश के युवाओं से आज इस महान सदन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में ना आए, उससे बचें। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम HKRN के माध्यम से लीगल रूट से माननीय अध्यक्ष जी विदेशों में युवाओं को भेजेंगे। हमने ये पूरी तैयारी कर ली है। HKRN को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस भी दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैद्धांतिक मंजूरी भी उनको मिलती है और जल्द ही इस विषय पर हम HKRN के माध्यम से विज्ञापन भी जारी करेंगे कि कितने युवाओं को बाहर से हमारे पास डिमांड आती है कि कितने युवा हमने भेजे भी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने लगभग 500 के करीब युवाओं को विदेश में भेजने का काम किया। किसी युवा का माननीय अध्यक्ष जी एक पैसा नहीं लगा, सिर्फ उसका टिकट का किराया लगा है, ओनली टिकट लगा है उसका। हमने बाहर उसको काम भी दिया है। हम भेज रहे हैं उनको, लीगल तरीके से भेज रहे हैं। हमें मालूम है कि कौन बच्चे कहां पर हैं। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे वो कोरोना के समय के अंदर या कोई आपदा, चाहे यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ हो उस समय के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, सबसे पहली ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है जो भारतीयों को बाहर से सुरक्षित लाने की चिंता करती है और उनको लाने का काम करती है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के लोग कहां कहां पर हैं, सुरक्षित हैं, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए और ट्रैवल एजेंट को रेगुलेट करने के लिए हम अभी इसी सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी उठ करके चले गए हैं जो ये बात कर रहे थे। मैं तो इनको ये कहने वाला था कि आप भी इसके अंदर सहयोग करें। हम एक बिल लेकर के आने वाले हैं, अभी इसी सदन के अंदर बिल आएगा ताकि जो हमारे विपक्ष के साथी उठ करके चले गए हैं वो उसके अंदर उसका सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएं ताकि युवाओं का शोषण ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पेपर लीक का एक बड़ी बात उठाई, सभी ने उठाई लगभग, परंतु मुखरता से इनके अंदर जो बात उठाई है वो अशोक अरोड़ा जी ने उठाई। पेपर लीक हो गया। श्रीमती गीता बुक्कल ने उठाई क्योंकि शिक्षा मंत्री रही हैं पूर्व में कांग्रेस की सरकार में। अपने समय के अंदर तो देखा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हिबा आरोप लगा दिया। गीता बुक्कल ने बड़ी प्रखरता से उठाया, मामन खान ने उठाया और सीसवाल केरवाल, रघुवीर कादियान, इतना वरिष्ठ नेता। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी उनको दादा की उपाधि देता हूँ, भी ये दादा है, ये हमारे बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, हमारा भी संरक्षण करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें लेना भी चाहिए। हुड्डा साहब से भी हम लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम इनसे भी जो अच्छी बातें ये बताते हैं वो लेते हैं हम, परंतु ये अच्छी तो बताते नहीं है, आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगा करके चले जाते हैं, बात भी नहीं सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जहां भी होंगे हमारे विपक्ष के साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक होता है, पेपर लीक तो जहां पेपर बना है अगर वहां से निकल गया वो लीक होता है पेपर, जहां उसका तैयार हो रहा है पेपर। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक सेंटर के अंदर एक युवा ने पेपर को आउट कर दिया बैठे बैठे, वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर आउट हुआ है, पेपर बाहर गया है, एक सेंटर से गया है, एक युवा ने भेजा है। और जब माननीय अध्यक्ष जी इस बात हमारे संज्ञान में आई, जब हमें यह पता लगा कि एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये दो पेपर ऐसे थे, एक तो 27 फरवरी को 12वीं के अंग्रेजी के विषय
और 28 फरवरी को 10वीं के गणित विषय की परीक्षा के दौरान पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया है, भेज दिया किसी युवा ने। हमने परीक्षा की पात्रता को बनाए रखने के लिए माननीय अध्यक्ष जी सख्त कदम उठाए। आज तक इनके समय के अंदर क्या हालात हुए हैं ये अपने गिरेबान में नहीं जानते, ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना बहुत सरल है परंतु करना बड़ा कठिन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकलने का मामला जो ही हमारे सामने आया वैसे ही तुरंत हमने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ऐसे परीक्षा केंद्रों में तैनात 7 इन्विजिलेटर और सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के आदेश दिए और उसके साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हमने तुरंत संज्ञान लिया। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमने 25 पुलिस कर्मियों को भी, यह पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में आज तक नहीं हुई। 25 पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को भी हमने निलंबित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार कार्रवाई हुई है। हमने 4 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को, 3 एसएचओ, 2 चौकी के इंचार्ज और 16 पुलिस कर्मियों को भी हमने उनको कार्रवाई की है, उनके ऊपर उनको सस्पेंड किया है। और इसके अलावा हमने माननीय अध्यक्ष जी 4 बाहर के लोग कि किसने पेपर बाहर किया है, केंद्र से बाहर किया है, 4 ऐसे बाहरी लोग जो पेपर लेकर के आया है उसके खिलाफ और 8 विद्यार्थियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है जिसने बाहर किया है। इतनी सख्त कार्रवाई की है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है कि पारदर्शिता परीक्षा प्रक्रिया हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का। माननीय अरोड़ा जी वो चले गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि समान सदन के अंदर कि अरोड़ा साहब अध्यक्ष रहे हैं, इसी चेयर के ऊपर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं उनसे आज क्वेश्चन पूछना था कि 10वीं 12वीं के पेपर आउट होने पर किसी डीएसपी को इन्होंने सस्पेंड किया है क्या, या किसी के ऊपर कार्रवाई की है? आरोप लगाना तो सरल है परंतु हमने इस मामले की गंभीरता को से लिया है माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने एक और बात कही है माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि एमबीबीएस के अंदर पेपर घोटाला हो गया, हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। अगर कोई गलत करता है तो वो बचता नहीं है हमारी नज़र से माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा, क्योंकि बच्चों को सुरक्षा देना, उनको सुरक्षित रखना हमारी सरकार का दायित्व है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब ने ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि रोहतक के अंदर का ये विषय था। मैं तो आज बताता, गीता बुक्कल जी ने भी इस विषय को उठाया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ हैं, हमारी सरकार सख्ताई से उसके ऊपर कार्रवाई करती है। इस विषय में 14 फरवरी 2025 को जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय अध्यक्ष जी 17 कर्मचारियों व 24 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। माननीय अध्यक्ष जी 15 फरवरी 2025 को पुलिस ने पीजीआई रोहतक पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर, मैं इनको बताने वाला था जो ये बात कर रहे हैं, एफआईआर नंबर 0025 दर्ज कर ली है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो कार्रवाई की है इसके अंदर 8 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया है, 9 कर्मचारियों को नौकरी से ही उनको बाहर कर दिया है। 9 कर्मचारी ऐसे हैं कि वो नौकरी के काबिल ही नहीं है। उन्होंने इस प्रकार का जो युवाओं के साथ कार्य किया है उनको नौकरी से ही बाहर कर दिया है। और तथा
माननीय अध्यक्ष जी, हमने 17 कर्मचारियों का वहां से तबादला भी कर दिया है। जिस प्रकार का जिसका कोई उसके अंदर काम था उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी बिना भेदभाव के हमने की है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके अंदर कोई भेदभाव या किसी का शोषण ना हो, कोई ये ना कहे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सरकार गंभीरता से इसको लेकर के काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें 14 विद्यार्थियों पर भी, माननीय अध्यक्ष, 14 विद्यार्थियों के ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। 3 को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी सख्ती से हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के ऊपर हर बार उठाते हैं ये मामला। अब जब ये हर बार उठाते हैं फिर हमें भी तो बताना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पिछले सदन में हम 10 वर्षों से देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हर बार ये कानून व्यवस्था को लेकर के खड़े हो जाते हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई, कानून व्यवस्था नहीं है। मैं आज पूरा का पूरा तथ्य माननीय अध्यक्ष जी लेकर के आया था। मैंने कहा कि इनके समय के अंदर क्या हालात होते थे वो भी इनको बताना चाहिए, परंतु हमने उसको पर अंकुश लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा, श्रीमती शैली चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री शीशपाल केरवाल, आफ्ताब अहमद, हमारे आदित्य देवीलाल जी यहाँ बैठे हैं, अर्जुन चौटाला जी, वो भी चले गए, न बैठे हैं, बैठे हैं न देखे बैठे तो बैठे रहिए कहना उठ कर जाइए, चाहे कोई भी स्थिति हो जा सुनता रहिए गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्षी भाइयों में से जिसका भी मन होता है वही उठ करके बोल देता है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई। यदि हमारे राज्य में यह चरमरा गई है तो मैं जो आंकड़े बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, तो उसको सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस के राज में तो यह मरमरा गई होगी। और हमारे अर्जुन चौटाला जी बैठे हैं, इनका भी शासन था, इनके शासन में यह भरभरा गई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला था। तब से कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार हमारी सरकार निरंतर सुधार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आंकड़े लेकर के आया हूं। 2004 प्रदेश के अंदर जो हत्याएं हुई हैं, 2004 में ये 733, 2014 1106, ये उठ के चले गए, इनके कार्यकाल था। और 2024 966। दंगे 2004 999, 2014 1944 और 2024 1772। कमी आई है उसके अंदर, हम कम कर लेकर के आ रहे हैं, उसमें लगातार कंटिन्यूटी में कमी है हमारे कार्यकाल में। डकैती 52 2004, 2014 172 और 2024 75। कितना अंतर आया है? लगातार हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम गंभीरता से हर विषय को लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखना ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम उसको चुस्त दुरुस्त रखते हैं। प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, अपहरण 292, 2014 जब ये सत्ता में थे 1922 और अब हमने उसके अंदर कमी लेकर के आए हैं तो ये 1540। दहेज हत्या 251, 293 और 170। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार जो क्राइम का ग्राफ है हमारे समय के अंदर वो कम हो रहा है और हमारा दायित्व है कि हम लोगों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। कई प्रकार के इधर उधर की बातें करते हैं,
हमने कहा भी है कि अपराधी का कोई स्थान नहीं होता। मैंने पीछे भी कहा था, मैं आज भी माननीय अध्यक्ष ये बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की कोई भय की या कोई और की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, हमारी पुलिस तुरंत सख्त एक्शन लेगी। आप उनको बता दीजिए, मेरी नजर है, मैं हर रोज पूछता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं देखता हूं हर रोज कहां क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। शाम को मैं सारा का सारा देखता हूं, मैं कईयों को तो फोन भी कर लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी ड्यूटी है, हमारी सरकार का दायित्व है कि लोगों को सुरक्षा देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में अपराधों में लगातार ऐसे बढ़ोतरी थी माननीय अध्यक्ष जी, जो ये कानून व्यवस्था के ऊपर ये बोल रहे हैं, लेकिन हमारे 10 साल के शासनकाल में इसमें लगातार कमी आ रही है। वह भी उस हालात में जब प्रदेश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो कम थी। अगर 2014 की बात करें, 2014 और 2025 जनसंख्या के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हम देखते भी हैं 2014 के अंदर अगर कोई शहर को हम देखेंगे, आज उस शहर का बड़ा फैलाव हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या बढ़ी है। उस स्थिति के अंदर भी हम लगातार इस क्राइम के ग्राफ को कम किए हुए हैं। और जब ऐसा जमाना आ गया हो माननीय अध्यक्ष जी कि नई तकनीक जो अपराध है, अपराध की नई तकनीकें आ गई हों, उसका उपयोग कर रहे हों, माननीय अध्यक्ष जी पता नहीं लगता, साइबर क्राइम जैसे नए अपराध हो रहे हों, पता ही नहीं चलता, उसके अंदर भी हम लगातार उसके अंदर नजर लगाए हुए हैं। उसके अंदर कमी हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, नशा के ऊपर हमारे विपक्षी साथियों ने बोला है। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अपना विचार है कि हमें युवाओं को मिलकर के नशे से बचाना चाहिए। ये हमारी सरकार की नहीं, जितनी सरकार की जिम्मेवारी है उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी है, उतनी जिम्मेवारी माँ बाप की भी है, और उतनी जिम्मेवारी गांव वार्ड के लोगों की भी है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी ये अवैध कारोबार ना हो, अवैध नशा ना हो, जिससे कि हमारा युवा उसके अंदर फंस जाए। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं, अशोक अरोड़ा साहब ने उठाए हैं, इंदु राज नरवाल ने उठाए हैं, सरदार जरनैल सिंह ने उठाए हैं, श्रीमती शैली चौधरी और गीता बुक्कल जी ने उठाए हैं, श्री नरेश सेलवाल जी ने उठाए हैं, गोकुल सेतिया ने उठाए हैं, आफ्ताब अहमद ने उठाए हैं और डॉक्टर रघुवीर कादियान ने उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार नशीले पदार्थों को लेकर के जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, नशा पीड़ितों की पहचान करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं, नशे से पीड़ित का भी इलाज किया जा रहा है और नशे के कारोबार में जो संलिप्त है उसका भी इलाज किया जा रहा है। दोनों का इलाज किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और गंभीरता से किया जा रहा है। नशे के विरुद्ध लड़ाई में हम पड़ोसी राज्यों का भी सहयोग ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के हमारे पंचकुला में अंतर जातीय सचिवालय स्थापित किया गया है। अभी पिछले दिनों मैं भी उस बैठक के अंदर स्वयं उपस्थित रहा था माननीय अध्यक्ष जी, और इस सचिवालय में उत्तर भारत के हमारे 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, साझा करते हैं, ताकि इस नशे को क्रॉस बॉर्डर को रोका जाए। वो भी माननीय अध्यक्ष जी बैठ करके सारी रणनीति बनती है सबकी आपस में। ड्रग्स के खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय युद्ध के लिए, माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय युद्ध के लिए गृह मंत्रालय ने
मानस पोर्टल शुरू किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इस युद्ध के अंदर जो राष्ट्रीय युद्ध ये नशे के खिलाफ छेड़ा है, इस युद्ध के अंदर इसकी निगरानी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करते हैं। वो स्वयं जुड़ते हैं इसके अंदर, जुड़ करके सभी जानकारियां लेते हैं, क्या दिशा निर्देश देने हैं वो भी देते हैं, हमने क्या कार्रवाई करनी है वो भी बताते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार बराबर इस नशे की रोकथाम के लिए वो स्वयं जुड़ते हैं। इस पर नशे के अवैध कारोबार करने की जानकारी देने वाले व्यक्ति का जो मानस पोर्टल बनाया है, हमने जो मानस पोर्टल बनाया है माननीय अध्यक्ष जी, इस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई नशे के अवैध कारोबार करता है या उसमें संलिप्त है, अगर कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल के ऊपर जानकारी देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाता है, उसका नाम नहीं बताया जाता, और उस नशे के कारोबार करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023 में एनडीपीएस के 3823 मामले दर्ज किए गए, जो ये बात कर रहे, तथा इसमें 5119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि वर्ष 2024 में 3331 मामले दर्ज किए गए तथा 5094 लोगों को माननीय अध्यक्ष जी गिरफ्तार भी किया गया है। इसी प्रकार एनडीपीएस के कमर्शियल मात्रा के मामलों में वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 37% तथा गिरफ्तारियों में 59% की बढ़ोतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024 में एनडीपीएस के 54% केसों में सजा भी करवाई गई है, सजा भी हुई है, जबकि पिछले वर्ष 48% केसों में सजा हुई थी। नशा तस्करों की लगभग 53 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है माननीय अध्यक्ष जी, तथा 111 संपत्तियों को गिराया भी गया है, उनको डिमोलिश किया गया है माननीय अध्यक्ष जी, उनको तोड़ा गया है जिन्होंने इस नशे के कारोबार में संलिप्त होकर के अवैध संपत्ति बनाई थी, उसके ऊपर हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। नशा मुक्ति अभियान चला करके आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 3350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त भी घोषित किया है। हम इसके ऊपर बड़ा अभियान चल रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार नशा करने वाले 7523 लोगों की पहचान की है जो नशे के अंदर चले गए थे और उनका इलाज भी कराया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उनका इलाज कराया है। ऐसे 7523 जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर पर हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनके अंदर भेज करके 7523 युवाओं को नशे से बाहर भी करने का काम हमने किया है। मैंने कहा है कि हम दोनों तरफ इलाज कर रहे हैं, हम जो नशे से पीड़ित है उसका भी इलाज कर रहे हैं, जो नशे में संपलित है उसका भी इलाज कर रहे हैं, दोनों तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा उदय अभियान के तहत 2482 कार्यक्रमों का आयोजन किया। जागरूकता, हमने कैंप लगाए, हमने लोगों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें अब तक, जिसके मैंने जिक्र किया है कि 2482 कार्यक्रम किए हैं, जिसके अंदर 16,50,000 लोगों ने भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, नशे को खत्म करने के लिए हम लगातार उसके अंदर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि हरियाणा ने पिछले 5 वर्षों में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे करीब 26,000 अपराधियों को जेल में भी डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल ऐसे ही करीब 5,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से करीब 1,000 बड़े तस्कर थे माननीय अध्यक्ष जी, जिनमें से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की रिकवरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में तेजी लाने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित एफएसएल रिपोर्ट एवं अंडर ट्रायल मुकदमों की पैरवाई बड़े कारगर साबित हुए।
माननीय अध्यक्ष जी, हम अंडर ट्रायल मुकदमों में सजा की दर को 41% से बढ़ाकर 54% करने में सफल हुए हैं। हमने इतनी गति से काम किया है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ दूसरा कदम नशे की आदत के शिकार लोगों का उपचार व उनका पुनर्वास करना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में हमने हरियाणा में 161 नशा मुक्ति और परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र भी खोले हैं। नशे के खिलाफ तीसरा कदम लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमने नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए संत महात्माओं, माननीय अध्यक्ष जी, स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं के साथ